रेड फोर्ट कार ब्लास्ट के बाद निशान गया बांग्लादेश पे और इलीगल इमिग्रेंट्स की बात शुरू होगी। किया वो डॉक्टर्स ने था, पर इलीगल इमिग्रेंट्स की बात क्यों शुरू होगी? क्योंकि कई तार ऐसे मिलते हैं जहां पे आपको पता चलता है देश की इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी को क्या खतरा है। उसके बाद चीफ जस्टिस के बेंच से एक ऑर्डर आता है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि क्या हम इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए रेड कारपेट रोल आउट कर दें। कोई अगर भारत में आया हुआ है, लेबर जॉब करने आया, तो क्या उसको वोटिंग राइट मिल जाए, जिस पे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है और कुछ लोग अब चिट्ठियां भी लिख रहे हैं उसके अगेंस्ट। बट वो जो बात हाईलाइट कर रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स, मैं उस पर करना चाहता हूं। तीसरा, एक स्ट्रेंज तरह का दिल्ली में पोल्यूशन पे प्रोटेस्ट की जरूरत है। हम सब सफर कर रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, पर सडनली वो पोल्यूशन प्रोटेस्ट एक ग्लोबल जो रोड मैप आ चुका है, वो प्रोटेस्ट बन जाता है एक नक्सलवादी हिदमा के लिए, जिसने हमारे देश के जवानों के ऊपर हमला किया है, नेताओं के ऊपर हमला किया है, सिविलियंस के ऊपर किया है। एक ड्रेडेड नक्सलाइट था। नक्सलिज्म की प्रॉब्लम का सपोर्ट जो ये अर्बन एरियाज में और इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लासेस के अंदर है, वो मेरे हिसाब से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो एक जस्टिफिकेशन देता है और पुलिस के हाथ भी बांधता है कि वो किस तरह से एक्शन ले पाए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाला गिरोह एकदम से चलाना और उठ के शुरू हो जाता है। तो ये तीनों टॉपिक जो एक तरह से जुड़ रहे हैं भारत की सिक्योरिटी और स्पेशली पुलिसिंग को लेके, उसको डिस्कस करने के लिए वी हैव द बेस्ट पर्सन विद अस, डीजीपी विक्रम सिंह जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Ishkaranji. God bless you always. I'm so grateful to you for giving me the opportunity to be on your prestigious platform. Thank you very much. सर मैं अगर शुरू करूं पहले पोल्यूशन से, फिर मैं इलीगल रोहिंग्यास पे आता हूं। एक पोल्यूशन का प्रोटेस्ट है, यंगस्टर्स को करना चाहिए, सबको करना चाहिए अगर देश में कोई भी सिविक चीज नहीं ठीक चल रही है। बट वो सडनली टेक ओवर हो जाता है हिडमा प्रोटेस्ट बन के, नक्सल प्रोटेस्ट। और अब दिल्ली पुलिस ने और प्रशासन ने जो यूएपीए भी लगाया जा रहा है जो टेरर से डील करता है। तो सर ये टेक ओवर एंड हाईजैकिंग ऑफ प्रोटेस्ट, ये नया फिनोमिनन है या ये शुरू से ही फिनोमिनन है, और ये अब जो इंटरनेट की वजह से यंगर एंड यंगर पीपल जुड़ रहे हैं, या शुरू से यूनिवर्सिटीज के अंदर ये प्रॉब्लम चलती रही है सर ओवर लास्ट 30-40 इयर्स? किस तरह देख रहे हैं आप इसको? निष्करण जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने ये सवाल पूछा है। पहली बार जब नक्सल पंथियों का मैंने गिरफ्तारी की थी, और मैं आपको साल भी बता दूं, वर्ष 1988 में। ठीक है, छोटा सा जिला था और उस छोटे जिले में 3 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सडनली मैं देखता हूं कि 12 घंटे के अंदर, तब तो एयर सर्विस उस जिले में थी नहीं, ये जो खादी भंडार का झोला लेकर के और चप्पल चटकाते हुए कोल्हापुरी ये आ गए, एकदम से 150, और अंग्रेजी बोलने वाले। वेयर इज द लॉयर? आई वुड लाइक टू बी विथ इन द क्लिप्ड Brit accent. Have you given the services of a lawyer to the accused? Under what rules are you detaining them? Nika, my dear children, you have dialed the wrong number this time, and you will get your goddamn money's worth now. You have come here. Now, let me tell you that these are anti-national elements who have attacked my police station and my police officers and men, and there will be consequences to everybody who is giving them a cover fire. And before they could say Jack Robinson, Ishkaran ji, आप समझ सकते हैं, वो समझते थे कि शायद जहां से आ रहे हैं वहां की बहुत लिबरल और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर में है। लिबरल मैं भी हूं, वाइब्रेंट मैं भी हूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट है। जिसने थाने के ऊपर हमला किया तो परिणाम भोगने के लिए भी तैयार हो जाओ। ये बात मैं आपको बता रहा हूं आज से कितने साल पहले, 32-33 साल पुरानी बातें मैं बता रहा हूं। तब भी इनका इकोसिस्टम ऐसा था, इनके पब्लिकेशंस मौजूद थे, CPI-ML अपडेट, CPI-ML.org, इनके पब्लिकेशंस तब भी थे। और बाद में जब आईटी का जमाना है तो वेबसाइट भी बना ली इन्होंने, CPI-ML.org, एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया। आपने ऐसी मिसाल कम सुनी होगी कि चोटों की अपनी वेबसाइट और हेल्पलाइन भी देने। तो खैर, इनकी जब खातिर तवाजो हो गई तो ये फिर दोबारा जैसे गधे के सिर से सींग गायब होती है, ये दोबारा दिखाई नहीं पड़े हमारे इलाके में। हम लोगों ने स्टेम आउट भी किया चरमपंथियों को। लेकिन यहां जो आपने कहा, मैं बड़ी वेदना के साथ कह रहा हूं कि देश अपनी जेब काट के इनकम टैक्स, आपके पैसे से, हमारे पैसे से, JNU के सब्सिडाइज खाने पे, सब्सिडाइज इनके हॉस्टल की फीस दे करके, और इनको हम पाल रहे हैं। इन पैरासाइट्स को, टिकिंग टाइम बॉम्ब्स को हम पाल रहे हैं। और जिनका ये कहना वोकिज्म की पराकाष्ठा, मुझे सख्त नफरत है वोकिज्म से। और इस तरीके की ये जो चमड़े के सिक्के आजकल चल रहे हैं, हर चीज फैशनेबल, मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी तो अपनी मर्जी घर में चलाओ, लेकिन कानून से अगर टकराव होगा तुम्हारी मर्जी का तो तुम समझते हो कि कानून का जो संशोधन किया जाएगा वो नहीं होने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा। पोल्यूशन को लेकर के आप भी व्यथित हैं, मैं भी व्यथित हूं, अपने लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। लेकिन उसका एक तरीका होता है, सभी कोशिश कर रहे हैं।
इसी वातावरण में राष्ट्रपति महोदया भी हैं, प्रधानमंत्री महोदय भी हैं, हम आप भी हैं। लेकिन जब ठीक है, जब जैसा होगा तब व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आप परमिशन ले प्रदूषण के बारे में और वहां जाकर के हिडिम्बा और अफजल गुरु की बात करें, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। और मैं दिल्ली पुलिस की धैर्य और उनकी बर्दाश्त करने के माध्यम को सलाम करता हूं, क्योंकि मैंने जो खातिर तवाज़ो तब की थी, जो मैंने बता दी थी, अगर उसका 10% भी इनकी खातिर हो जाती, ये भूल जाते नक्सलवाद की स्पेलिंग, कार्ल मार्क्स की स्पेलिंग ये भूल जाते। मैं बता दूं आपको, होशियार को इशारा काफी है। अब हम बात आते हैं, इन्होंने अटैक किया, पेपर स्प्रे लेकर के आए थे। अब दुनिया यही कहेगी तो बच्चे हैं भाई, और बच्चों की हम क्या तलाशी लें। लेकिन आप ये देखें कि धतूरे के बुझे हुए, जहर के बुझे हुए अगर इस तरीके के, क्योंकि इसके पहले भी चरमपंथियों ने लड़कियों को, बच्चों को आगे कर दिया, जिससे कि पुलिस जो है ऑफ गार्ड हो जाए, और पुलिस ऑफ गार्ड हुई। उन्होंने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, पेपर स्प्रे फेंका, और एक आरोप लगा। आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है जो कि परिवार के साथ लोग देखते हैं, एक लड़की कह रही है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर कि एक लड़के के साथ अमुक व्यवहार हुआ। मतलब मैं तो स्तब्ध हूं। आपने भी पढ़ा होगा और आप समझ गए होंगे क्या आरोप लगाया था। यह संतोष का विषय है कि दिल्ली पुलिस ने पहली बार 356 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक और सेक्शन ऐड कर दिया है, मानहानि का, क्रिमिनल डिफेमेशन का। मतलब आप किस दुनिया में है, वोकिज्म की पराकाष्ठा। लेकिन मैं फिर भी वाइस चांसलर जहां कहा कि ये बच्चे रहे हैं, उनको एक तो हॉस्टल से बाहर करें, हॉस्टल्स वेकेट कराएं इन बच्चों से, इनकी फीस के बारे में विचार कर ले, कोई कंसेशन मिल रहा तो उसको रद्द कर दें, इनको रस्टिकेट करें, ये अब राजनीति करें, फुल टाइम करें, क्योंकि ये दोनों बातें एक साथ, दो नाव पे सवारी जो कर रहे हैं, ये उसका कोई औचित्य नहीं है। ये जाहिर है पढ़ने लिखने में इनकी कोई रुचि नहीं है, कोई प्राथमिकता नहीं है, और ये यहाँ आकर के इन्होंने एक प्लेटफॉर्म मिल लिया दिल्ली में। और मुझे पूरी ये आशंका है कि जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू यूनिवर्सिटी है, उन्हीं के प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि फुटप्रिंट्स बिल्कुल वैसे, अगर वहां के नहीं हो तो जहां कभी के ये हो उनके हॉस्टल कराया जाए वेकेट, और इनको रेस्टिकेट किया जाए, जो कि अभी हुआ नहीं है, जो कि हो जाना चाहिए था। इतने सीरियस चार्जेस के बाद, यूएपीए के बाद, यूनिवर्सिटी के रूल्स पे रहने का कोई औचित्य नहीं है। सर, इसमें आपने जो बोला उसमें दो चीजें उठ के आ रही हैं। पहली आपने बोला जो महिलाएं और गर्ल्स का यूज होता है, वी सॉ दैट इन शाहीन बाग प्रोटेस्ट, जो एक इंटरनेशनल टेंशन आया, शाहीन बाग की दादियां बहुत सिंपथी जनरेट की। तो प्रैक्टिकली पुलिस के लिए जब मैनुअल डिफरेंट है, महिलाओं को किस तरह ट्रीट कर सकते हो डिफरेंट है, किस तरह तलाशी ले सकते हो सब, तो जब ये फ्रंट रो में अब महिलाएं आ जाती हैं या बच्चे आ जाते हैं, तो प्रैक्टिकली हाउ डिफिकल्ट डज इट बिकम फॉर पुलिसिंग टू डील विद इट। और उसकी आड़ में कोई अटैक कर दे, जैसे पेपर स्प्रे अटैक है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप यूएस में हो, आप कुछ अटैक करें तो वहां तो सीधा गन्स होती हैं और गोली जल जाती है, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। तो महिलाओं की आड़ में अटैक का, और सर दूसरा, एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो जाए इसकी, तो वो क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है पुलिस का, या हाउ कैन पुलिस गार्ड अगेंस्ट इट, या फिर ये इम्पॉसिबल टू सेग्रीगेट है टिल द टाइम प्रोटेस्ट जमीन पे नहीं पहुंचता। इन दोनों का जरा आप करें, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा मैं आपसे 2 मिनट तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सवाल जो है आपका टेक्निकल है, तो मुझे 2 मिनट लगेगा उसको एक्सप्लेन करने में। जी सर। देखिए, द पुलिस कैन नेवर फील हेल्पलेस। ये समस्या हो सकती थी 50 साल पहले, जब महिला पुलिस कर्मियों की संख्या लिमिटेड थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम केवल ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर करते थे। आज हमारे पास आईटी है, एआई है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है। महिला पुलिस हमारे 30% की संख्या में है। और महिला पुलिस मैं आपको बता दूं, मैं आपको नाम भी बता दूंगा, इंस्पेक्टर सरजीत कौर, इंस्पेक्टर प्रतिमा त्यागी, कांस्टेबल मैं नाम भी बता दूं, ये मर्दाना पुलिस ज्यादा अच्छी लाठी चलाती है। अगर इनकी एक लाठी कमर पे पड़ गई तो ये मान के चलिए कि 3 पुस्तक दादी जो हैं, और ये जो युवा हृदय सम्राटिनी है, ये अपने नाती पोतों को बताएंगे कैसे इनकी सेवा की थी महिलाओं ने। पहली चीज इस बात करना है कि ये चाहते हैं कि पुरुष कर्मी इनके पास आए, इनको स्पर्श करें। बस जहां पुलिस कर्मी ने स्पर्श किया, अरे साहब हमारा मोलेस्टेशन हो गया, हमारी बेइज्जती कर दी। तो पहला प्रिकॉशन तो ये ना कि वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी प्रॉपर हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और आसमान से ये नहीं उतरती, न दादियां उतरती हैं, न ये नई उम्र की नई फसल उतरती है। ये नई उम्र की नई फसल भी आपके मोडस ऑपरेंडाई को देख के, स्टडी करके, देख करके, जैसे मैन ईटिंग लेपर्ड होता है, पहले शिकार को 3-4 बार देख के फिर 5वीं बार अटैक करता है। ये पहले जाके रेकी करते हैं, पुलिस का डिप्लॉयमेंट देखते हैं, उसकी परसेंटेज देखेंगे, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है। अगर महिला नहीं तो महिला की संख्या आकर के उनका पहला है, हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर दिया, हमारे कपड़े खुद फाड़ देंगे। तो कहते पुलिस के कपड़े फाड़ दिए, तो पुलिसकर्मी तो वैसे ही रोने लगेगा।
कि नौकरी तो जो जाएगी सो जाएगी, और घर जब जाएंगे तो बीवी और सेवा समिति लेकर तैयार रहेगी खिदमत के लिए। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में पुलिस के मनोविज्ञान के ऊपर ये प्रहार होता है। अब हम क्या कर सकते हैं? महिला पुलिस आगे, वीडियोग्राफी नंबर 2, ड्रोन टेक्नोलॉजी नंबर 3, और हम लोग बिल्कुल, हमारी शक्ल बिल्कुल विनोबा भावे की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल गांधीयन, लेकिन अंदर तैयारी बिल्कुल छत्रपति शिवाजी की तरह होनी चाहिए। मौका दिया सेवा का तो वक्त से पहले, उम्मीद से ज्यादा वो सेवा होगी कि नाती पोतों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को बताओगे तुम्हारी क्या खातिर तवाज़ो की गई थी। हम लोग सेवा भावले लोग, हम लोग सेवा खिदमत करने की ही तो तनख्वाह लेते हैं। आपने अगर मौका दिया है सेवा का, खिदमत का, तो महिला पुलिस महिलाओं की करेगी कायदे सेवा। अब आप पूछेंगे शाहीन बाग हो कैसे गया? ये पहला हमारा आंदोलन था जिसमें मैं कह दूं वी वर कॉट बाय सरप्राइज। हमारी इंटेलिजेंस उस लेवल की नहीं थी जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इन शातिर दिमाग वालों ने एक क्राउड फंडिंग और फ्लैश मॉब्स, 2 शब्द हम लोग याद रखें और आपके दर्शकों में, क्राउड फंडिंग, फ्लैश मॉब, न हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा, माले मुफ्त दिले बेरहम। आपने आजकल सोशल मीडिया पे कह दिया कि ये हम करने जा रहे हैं, और आपको अकस्मात आपको 10, 20, 50 लाख रुपए मिलना कोई बड़ी चीज नहीं। शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए और आपकी एक वाक्पटुता होनी चाहिए और आपको मिल जाएंगे, और लोग ऐसे कर भी रहे हैं। अब दूसरी बात आती है फ्लैश मॉब्स। आपके सिर्फ शाहीन बाग में नहीं हुआ था, ये प्रयोग लखनऊ में भी हुआ, और लखनऊ में भी थोड़ा दिक्कत उठी थी। अब इस चीज को हम दूर कैसे कर सकते हैं? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग, और जो पुराने हमारे खलीफा हैं अब तो एक्सपोज हो गए, शाहीन बाग को भी कुछ वर्ष हो गया है, तो ये जो अभी जो नए उभरते हुए कलाकार और नए हीरोज और साइड हीरोज आए हैं, इनकी बैकग्राउंड को, तो जो हमारी ग्राउंड पुलिसिंग होती है, जो हमारा ग्राउंड इंटेलिजेंस होता है, कपल्ड विद टेक्निकल इंटेलिजेंस, ई सर्वेलेंस एंड ग्राउंड सर्वेलेंस, अगर आप कर दें, यू कैन नेवर फेल। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। सर ये जो शाहीन बाग मॉडल, आई एग्री कि एक फेलियर हुआ, दिल्ली के अंदर राइट्स होने, कहीं से तो वो फेलियर है ही है, पर साथ ही साथ टेरर का आ रहा है, क्योंकि ये रेड फोर्ट जो ब्लास्ट होता है उससे पहले पहलगाम होता है। रेड फोर्ट ब्लास्ट में एक नई चीज आती है सामने, डॉक्टर्स कर रहे हैं, नई नहीं, पढ़े लिखे बाहर भी थे, बट पब्लिक परसेप्शन में मैं नई चीज मानूंगा, क्योंकि पब्लिक में इतना खुल के ये नहीं सामने आया कि आप हाई प्रोफेशनल हो सकते हो, और उसमें भी महिला का ही रोल था, एक महिला बोला जा रहा है मास्टरमाइंड थी या इंटेग्रल पार्ट थी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का। तो ये जो ये ट्रेंड है, क्योंकि डॉक्टर की मैं भी बात कर रहा था, अभी फॉर्मर ईडी चीफ आए हुए थे तो उनके साथ हम कर रहे थे, वो बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन करेगी क्या? डॉक्टर है, इस यूनिवर्सिटी में काम करता है, हाँ करता है, किसी के घर किराएदार आता है, वहां से आप पता करेंगे जॉब है, हाँ है, आईडी कार्ड ठीक है, ठीक है, दैट इज द बेसिक लेवल ऑफ वेरिफिकेशन। तो ये जो रेडिकलाइजेशन ऑफ एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल क्लास हो रहा है, उसके अंदर क्या पुलिस के पास कोई प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, या ये आपको बेसिक इंटेलिजेंस, जैसे दैट इनक्रेडिबल ऑफिसर इन जम्मू कश्मीर हु कैरिड फॉरवर्ड बेसिक इन्वेस्टिगेशन कि भैया ये पोस्टर कहां से आ गया, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्लास के अगेंस्ट किस तरह गार्ड हो सकता है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। Mr. Bhandari, I'm happy that you've raised this point. Again, a very sensitive point. And it requires that we fire all the engines to get to the bottom of any situation. आपने अच्छा कहा, मैं उस लड़के को सैल्यूट करता हूं, डॉक्टर संदीप को, जो एसएसपी श्रीनगर है, और इंस्पेक्टर राठौर को, क्योंकि कांस्टेंट डिगिंग, परस्यूट एंड नथिंग कैजुअल। मिस्टर बीएन मलिक हमारे फर्स्ट डायरेक्टर आईबी थे, उन्होंने कहा कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? कि बी थॉरो एंड गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग। 5 ही शब्द हैं, बी थॉरो एंड गो इनटू द डिटेल्स। इन दोनों लड़कों ने यही किया और रिजल्ट आपके सामने है, देश को बचा लिया 32 धमाकों से, और एक वो प्लॉट अनकवर किया जो कि हमें तहस नहस कर सकता था, और अगर उनके मंसूबे पूरे होते तो हम आप ऐसे बात नहीं कर पाते। तो बी थॉरो एंड मेटिकुलस, और मैं इससे मानने को तैयार नहीं हूं। और ये आज की बात नहीं है, इसके पहले भी आपके सामने ये आए थे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एकेडमिक्स, रिसर्च फेलोज, इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, एक्यूआईएस, अलकायदा में कितने पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वर्ल्ड क्लास रिसर्च स्कॉलर्स। वो जो लड़की जिसने सीआईए पे हमला किया था अफगानिस्तान में, पाकिस्तान की, आज भी 50 साल की जेल काट रही है। आईआईटी मुंबई में अहमद मुर्तजा अब्बासी, जिसने गोरखपुर में अटैक किया था मठ के ऊपर। और इसके अलावा महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल के अलावा अगर आप देख लें, और सैयद मोहम्मद उमर शेख, जिसको कि हम लोगों ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, अलकायदा नंबर 2, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पास आउट है। ये एक नया पैटर्न है। और मैं ये कह दूं कि यू लर्न, एक बड़ा अच्छा मैंने एक स्लोगन देखा था किसी आईबी ऑफिसर्स के, यू लर्न अ लॉट जस्ट बाय वॉचिंग केयरफुली। एक शेर बना हुआ है और उसकी आंखें चमचमा रही हैं,
यू लर्न लॉट बाई वॉचिंग केयरफुली। मैं ये देख रहा हूं कि कल तक आप 3 पीस सूट पहन के आते थे, अकस्मात आज आपकी 3 पीस सूट उतर गए, आपके पैजामे और वो आप कुर्ता, लंबा कुर्ता, ऊंचा पैजामा। उसके 15 दिन बाद मैं देखता हूं कि आपने दाढ़ी, नथिंग रॉन्ग, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूं। चेंज। जी। फिर मैं ये भी कह रहा हूं कि शुक्रवार के दिन आप कहते हैं कि मुझे नमाज पढ़ने देना, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूंगा आप जरूर नमाज पढ़ें। उसके बाद मैं देखता हूं कि जो व्यवहार है आपका थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है, आप एकाकी हो रहे हैं, आपकी बात में थोड़ा सा अरबी और उर्दू का पुट आ रहा है। कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि लक्ष्मण रेखा जिस दिन पार करेंगे तो मैं या मेरा विभाग और जो कानून है वो हर चीज देख रहा है। यू लर्न लॉट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। इश्करन जी, हम लोग इसी बात की, जो जो स्पॉटर्स होते हैं, जो कैट्स होती हैं, वीआईपी ड्यूटी में जब ड्रोन नहीं थे तो ये कैट्स हम लोग लगा देते थे, जो सबकी फोटो, सबकी पिक्चर अपने मन में रखते थे, और अगर कहीं कैट ने देख लिया कि ये आदमी संदिग्ध है, मशकूक है, सस्पिशस है, बस चुपचाप 4 आदमी जाते थे, उनको चुपचाप पकड़ करके बाहर कर देते थे, और सक्सेस रेट भी उनकी बहुत अच्छी खासी होती थी। तो आपको ऑब्जर्व करना होगा। अब अलफला यूनिवर्सिटी को आप ले लीजिए, जहां पर यह हुआ था, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ा कि यहाँ पे अहले हदीस मस्जिद बन गई? यहाँ पर इज्तिमा हर 20 दिन हो रहा है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ा? यहाँ पर आपके तबलीगी जमात आकर के रेडिकलाइजेशन कर रहा है। आपको बड़े प्रयास करने पड़ते हैं इश्करन जी, इस हद दर्जे की नालायकी के। अगर आप चाहते तो ये प्रिवेंटेबल था। ये तो भला हो हमारे डॉक्टर संदीप एसएसपी श्रीनगर का, इंस्पेक्टर राठौर कश्मीर पुलिस का, वरना मैं चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस ने आज तक एंटी टेरर फोर्स, मैं बड़ी इज्जत करता हूं हरियाणा पुलिस की, लेकिन एंटी टेरर फोर्स क्यों नहीं बनाया? और हमसे पूछ रहे थे, सर लगता है आपको मालूम नहीं, मेवात और नूह में जाना इतना आसान नहीं। हमने कहा आप दरअसल, फिर आपने गलत सर्विस चुन ली है पुलिस की, आपको दरअसल कहीं जा करके हिंदुस्तान लीवर वगैरह में नौकरी करनी चाहिए, ये आपके बस का रोग है नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि नूह मेवात में जाने का, आप कैसे, मेवात और नूह के बाप हम लोगों ने देखे हैं, और वहां पे जाकर के जो कहते हैं सबसे ज्यादा नोगो एरिया है, जहां पे मिनिस्टर ये कह रहा है इश्करन जी ये हमारा इलाका है, यहां पर आपने पीएसी कैसे भेजी? तो या तो आप कह दीजिए कि माननीय मंत्री जी, अगर कोई ऐसा शासनादेश हो जो कि ये कहता हो कि इस इलाके में पीएसी नहीं जाएगी, तो मेरी इत्तला के लिए बराए करम जरा मुझको ये दिखा दे, क्योंकि मैं तो एक जाहिल नाख्वादा आदमी हूं, मैं जरा समझना चाहूंगा, क्योंकि मेरे इल्म में ऐसा कोई शासनादेश नहीं, न कोई है और न होगा। पीएसी हिंदुस्तान में बाहर जहां कहीं सरकार और जनता चाहेगी, जरूरत के आधार पर भेजी जा सकती है। तो उन्हीं जगहों पर आपने जो मंत्री जी का बोला, इसी से ये प्रॉब्लम राइज होती है ना, कि जहां पे जब आप बोलते हैं प्रिवेंटिव स्टेप, उसको ही अंग्रेजी में बोल देते हैं प्रोफाइलिंग, तो उसके अंदर एक मीडिया का हिस्सा आ जाता है जो पूरा इकोसिस्टम, पर मोर देन मीडिया आई प्रिज्यूम पॉलिटिकल पावर जो चाहती है कि यहाँ पे हमारा सुरक्षित वोट बैंक है, उस वोट बैंक को बोलना है कि भैया यहाँ देखो हमने पुलिस घुसने नहीं दी, तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं बहुत बेसिक लेवल पे बोल रहा हूँ, मैं कॉन्स्पिरेसी में पढ़ ही नहीं रहा कि दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। देखो जी हमने यहाँ पुलिस नहीं घुसने दी, उससे हम बाहुबली बन गए, बाहुबलियों की तारीफें हो रही हैं, और वो एक अलग ही प्रॉब्लम है। तो पुलिसिंग के ऊपर सर ये कितना प्रेशर है कि इस एरिया में नो गो एरिया जैसे है, जैसे नूह मेवात एकदम दिल्ली के साथ पड़ता है, और आप अब से नहीं बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गाड़ी चोरी हो जाएगी तो वहां पहुंच गई तो भैया कोई नहीं, गाड़ी वापस आनी तुम्हारी, जितने भी तुम्हारे पुलिस में लिंक्स हो, तुम्हारी ये कोई घर से सामान है तो वहां चला गया जी, वो वहां से तो नहीं आने वाला, तुम्हारा जो मर्जी लिंक हो तुम यहाँ पे जो मर्जी कर लो, पुलिस वाला बोलेगा भैया, जिसको भी आप बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट लेवल्स, कि भैया हरियाणा पुलिस नहीं जाएगी, हमारी टीम के लिए इतने लोग भेज नहीं सकते। तो ये परसिस्टेंट, पिछले आपको ज्यादा बताया, मेरी पिछले 30 साल से परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम का एक टेरर मैनिफेस्टेशन बहुत खुल के आ रहा है, पर चोरी और चकारी का तो मैनिफेस्टेशन इट्स गोइंग ऑन फॉर डिकेड्स। तो क्या ये एक ओवरऑल पूरा दिल्ली एनसीआर को मैं लूं, फेलियर नहीं है कि अगर कहीं पे एक्टिविटी का गढ़ है तो वहां पे सबसे ज्यादा पुलिस की जरूरत है? बहुत बड़ा फेलियर है, और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ और आक्रोश दोनों है। मैंने जिंदगी भर यही चैलेंज किया कि जो सबसे ज्यादा नो गो एरिया है, और जो सबसे ज्यादा आप समझते हैं कि आप अपने को सिक्योर समझते हैं, वो हमें बता दीजिए, और अगर 24 घंटे में हमने आपका किला ढहा न दिया तो जो कहिए मैं हारने को तैयार हूं। जब मैंने मंत्री की बात की, पावरफुल मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड यू अंडरस्टैंड हु आई एम रिफरिंग टू, अ वेरी वेल नोन एंड नोटोरियस कैरेक्टर, तो आपने कहा वहां पीएसी रहेगी, और पीएसी रहेगी रहेगी। ये बात दूसरी है कि 24 घंटे में मेरा भी तबादला हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं इनके
जलील और गलत सलत ऑर्डर्स को मानूं और मैं बना रहा हूं एसएसपी उस जिले का, या फिर आज तक अगर लोग याद करते हैं कि साहब अगर कोई एसएसपी जिले में रहा है तो मेरा नाम लेके कहते हैं वो उनका प्रेम है। लेकिन आप हमें बता दीजिए कौन सा नो वो एरिया है, और वहां पर वही मैंने किया था, जहां जहां से पुलिस के ऊपर ग्रेनेड और गोलियां चली हैं वहां वहां पर चौकियां, हैंडपंप और वॉच टावर लग गया है। और उस तरीके से उनका ये वॉच टावर क्यों लगा, यहाँ से बेपर्दगी होती है उनका, मुझे कौन सा कुत्ते ने काटा कि मैं जाकर के वहां पर वॉच टावर और वो लगाऊं जहां पर एक ब्रेड का सैंडविच तक नहीं मिलेगा, ना एक रोटी कहीं मिलेगी। मैं ऐसी व्यवस्था अपनी इसलिए कर रहा हूं कि देखने की एक आज हमारे ऊपर अगर किसी ने गोली चलाई तो मैं गोली का जवाब फिर दूंगा बड़े कायदे से, पत्थर मारा तो जवाब दूंगा बड़े कायदे से। अब मैं नूह इसका बताइए जहां जहां ऐसे एरिया मैंने इसको बहुत डील किया है, अब मैं इसका समाधान आपको बताता हूं। ये जाहिर है कि हमारी हिस्ट्री शीट, हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हर थाने में 6 रिकॉर्ड्स होते हैं। रजिस्टर्ड बदमाशान, चाकूबाज रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, सांप्रदायिक एक्टिविटीज रजिस्टर, विलेज क्राइम नोटबुक, थाना अध्यक्ष गोपनीय डायरी। इसकी बेसिस पे आप एक बार इलाके में कर लीजिए कि हमारे ये कौन से हमारे हैं जिनको सबसे सर्वप्रथम हमें उनकी तरफ उनको सेवा करनी चाहिए। किसी भी इलाके में, किसी भी जिले में ऐसे करीब होते हैं 100 के करीब ऑन एन एवरेज हर जिले में होते हैं। ये 100 का 150 हो जाएगा, 100 का 50 हो जाएगा, इसी एवरेज, इसी रेंज के बीच में रहते हैं। तो हमारा सिस्टम यह है कि जरा उनको बुला लें कि आप हर 15वें दिन जरा आके थाने में अपने दर्शन देंगे, आपकी क्या कार्रवाई है, आपकी जरिया आमदनी क्या है, आप कितनी बार अपराध में मुलव्विस और ये शामिल रहे हैं, या आपके ऊपर आरोप लगा है। तो पूछना, रोकना, टोकना, पूछना, पुलिस की जो रोकना, टोकना और पूछना, लेकिन वो तब होगा जब आपके पास इतना वक्त तो हो, रील बनाने से इंस्पेक्टर साहब को फुर्सत तो हो, इंस्टाग्राम से फुर्सत तो हो, और इस तरीके के अपने बारे में दबंगम सिंघम की तरह आप रील बनाने में आप ज्यादा मशगूल हैं। तो ये फुल टाइम जॉब है। और कोई भी मुखबिर आता है, इन्फॉर्मर आता है, वो आपसे चाहता है कि आंख पे आंख मिला करके बात करें, वो जो सूचना दे रहा है उसको प्राप्त करें। व्हाट्सएप ग्रुप बना दे जगह जगह, जो पुलिस और आर्मी के पुराने पेंशनर से जो हथियार आर्म्स लाइसेंस है उनकी कमेटी बना दे, विलेज डिफेंस सोसाइटी बना ले, तो आप 4-5 चैनल आके बन जाएंगे और पत्ता भी हिलेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन पहले ही जब आपने सरेंडर कर दिया है, हम तो साहब कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम तो साहब बेपेंदी के लोटे, हम तो चले कारतूस हैं, यहाँ तो जाएंगे तो पिट जाएंगे, तो नहीं पिटेंगे तो आप थाने में भी पिटेंगे। ऐसा जी अगर एटीट्यूड है डिफीटिज्म का, डिफीटिस्ट एटीट्यूड है, पलायन का एटीट्यूड है, तो भंडारी साहब ये पिटने ही वाले हैं। जरा वहां पे ऐसे लोगों को भेजें जिनमें कुछ करने का जज्बा हो, जो नो गो एरियाज में थाने चौकी टेम्परेरी खुलवा दें। टेम्परेरी चौकी तो कोई एसएसपी खोल लेता है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, आप ये बता दें, आपने एक भी टेम्परेरी चौकी खोली? एक नहीं खोली। टू द कॉन्ट्रेरी, आपने पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस अपनाया कि जहां भाई तंदुरुस्ती हजार नियम है, जहां पत्थर चले, तेजाब फेंका जाए, हम वहां जाए ही क्यों? परिणाम आपके सामने आ गया कि आपके सामने केमिकल एक्सप्लोजिव, टीएटीपी, अमोनियम पेरोक्साइड, इन तमाम चीजों की तैयारी एनकेपी फर्टिलाइजर्स और यूरिया से आपने बनाने की कोशिश कर ली। और जो कश्मीर में ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे 12-14 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, वो इसी का कारण था कि वो समझ ही नहीं पाई एक्सप्लोसिव क्या है, और फ्रिक्शन से या प्रेशर से वो ब्लास्ट हो गया। अब वी कुड हैव डन मच बेटर। ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी बननी नहीं चाहिए। दिस इज एन एडिफिस ऑफ शेम एंड स्कैंडल, और इस स्कैंडल में सब बराबर के हिस्सेदार हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पुलिस, इंडियन एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट एंड एवरी परमिशन ग्रांटिंग मशीनरी, ये सब जिम्मेदार है। मैं थोड़ा बड़ा आरोप लगा रहा हूं, लेकिन अगर आपने देखा अल-फलाह के कोई क्रेडेंशियल्स हैं ही नहीं और सारे क्रेडेंशियल्स मिल गए। नेट ए दे फ्लॉन्ट करके उसने हजारों बच्चों की जिंदगी हराम कर दी। मैं समझता हूं कि इनकी नीलाम करके इन्हीं बच्चों के जो नुकसान हुआ है उनके पैसे भरे जाए, 10% सूद लगा के बच्चों को दिया जाए, और जो फैकल्टी को उन्होंने गुमराह किया है, जिसका इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड अब निकल रहा है, ये प्रॉब्लम थी, वो थी, ये थी, उसको आप इतनी परमिशंस दे रहे हैं। फॉरगेट पुलिसिंग, ये तो एक जो परमिशंस का इतना लंबा है। टू सेटअप अ मेडिकल कॉलेज, आपको सर पता है क्या क्या लेवल का परमिशन चाहिए, 1-2 सीट बढ़ाने के लिए क्या क्या लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, लोग किस तरह भाग रहे होते हैं। यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी हो रही है ऐसे बैकग्राउंड व्यक्ति के, तो वो अपने में ही एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह ये पहुंचा सर। पर मैं लास्ट चीज पे आ जाता हूँ, इलीगल इमिग्रेशन, क्योंकि बहुत देर से इसके ऊपर आवाज बहुत देर से सरकार कर रही है। कितने निकाले गए हैं, कितने नहीं निकाले गए, वो एक फैक्चुअल अलग अलग पर्सपेक्टिव है। पर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली द करंट चीफ जस्टिस, बिफोर ही वाज द चीफ जस्टिस ऑल्सो, जब ये कुछ लोग गए थे कि हमें दिल्ली से पकड़ के समुंदर में फेंक दिया गया, तो एक ऑब्जर्वेशन है, ब्यूटिफुली क्राफ्टेड स्टोरी।
and he did not give any relief to these people who had come. अब जब ये कोर्ट में गए तो ऑब्जर्वेशन है, और ऑर्डर्स भी फ्लो कर रहे हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा तो है ही है कि कोई रेड कारपेट वेलकम करें। क्या यू थिंक दे शुड हैव वोटिंग राइट बिकॉज एक दो डॉक्यूमेंट आधार टाइप बन गया है? तो स्ट्रॉन्ग और फर्म डायरेक्शन दिख रही है। बट सर ये जो इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, क्या ये हाल के दिनों में बढ़ी है, स्पेशली इन द सेंस के टिल मे बी 70s 80s रीजन में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, तो जो आ रहे थे वो रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोग आ रहे थे। अब एक इकोनॉमिक माइग्रेशन है। इकोनॉमिक माइग्रेशन में अगर मैं नेशनल सिक्योरिटी निकाल भी दूं, देश के अंदर आपकी प्राइमरी ड्यूटी है टू फुलफिल द सिटीजंस। हमारे देश में भी बहुत अभी इंप्रूवमेंट्स करनी है, हर देश में करनी है। तो ये इकोनॉमिक माइग्रेशन का जो नया थ्रेट आ रहा है, और उसमें फिर डेमोग्राफिक चेंज भी आ रहा है। जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड है वो इन देशों की मिनॉरिटी था, चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो। अब जब अगर इकोनॉमिक माइग्रेशन है तो फिर वो एक डायमेंशन भी अलग, और इंडिया की इकोनॉमी बेटर बढ़ी है। तो सर ये जो इलीगल इमिग्रेशन है ओवर द इयर्स, आप क्या इसका ट्रेंड लाइन देखते हैं, और फिर इस समय की क्या हालत देखते हैं? देखिए, इलीगल माइग्रेशन इज लाइक कैंसर, इट हैज मल्टीपल डिमेंशंस। हम लोग एक एक डिमेंशंस को सिलसिलेवार समझते हैं। 1971 वॉर के बाद, आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, मिसेस इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहाँ 1 करोड़ जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आ गए हैं, इनको वापस अपने देश जाना ही होगा। फिर 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल द स्टेट होम मिनिस्टर सेड कि नहीं, ये संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। लेकिन अगर विकिपीडिया पे जाए तो ये कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की है, और जो 1 पैसा टैक्स नहीं देते हैं और हमारा खून पी करके, साफ कह रहा हूं, हमारे टैक्स के ऊपर हमारा खून पी करके ये फल फूल रहे, और फल ही फूल नहीं रहे। जो डेमोग्राफिक चेंज की बात आपने की है, आप कभी ट्रेन से अगर नैनीताल गए हो तो जैसे ही किच्छा से आप बहेड़ी से आगे बढ़ते हैं, किच्छा, लाल कुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम, रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ लाखों बांग्लादेशी बरादे हैं। और अगर आपको ब्लाइंडफोल्ड करके वहां खड़ा कर दिया जाए, आप कह नहीं सकते कि हम बांग्लादेश में है या हिंदुस्तान में है। ये सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स हुई क्यों? लाके फैसिलिटेट किया गया कि ये हमारे वोट बैंक है, और बेहयाई से कहते हैं कि ये हमारी अमानत है, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। तब कहते जब तो खैर हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब वातावरण बिल्कुल बदल चुका है, और ये टिकिंग टाइम बॉम्ब्स हैं। दे आर ऑल टिकिंग टाइम बॉम्ब्स। हुजी जो चरमपंथी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितने सपोर्टर्स बांग्लादेश की ओरिजिन के हैं, और बांग्लादेशियों ने यूपी में कई टेरर जो इंसिडेंट्स हुए थे उसमें बांग्लादेशियों का हाथ था। रोहिंग्या कोई भी कम्युनल राइट हो, अच्छा बसते कहाँ जाके? अगर आप देखें, क्या ये हुस्न इत्तेफाक है? आप ये जाके जम्मू कश्मीर में बस जाएंगे, ये जाकर के वहां पे बस जाएंगे जहां पर हमारी डीआरडीओ की लेबोरेटरीज है, वहां पर जाके बस जाएंगे जहां एचएएल की फैक्ट्री है। तो जितना सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर का एरिया है, सेंसिटिव जिले हैं आपके, और हमारे आइकॉनिक जगह है, एचएएल की फैक्ट्री के बाहर रोहिंग्या की झोपड़ी कैसे लग गई? आपने श्रीनगर में देखा होगा, वहां कैसे पहुंच गए जाकर के सेंसिटिव एरियाज में जाकर के। सीआरपीएफ कैंप जहां पर अटैक हुआ था, तो वहां पर जाके कैसे आपने जाकर के वहां पे लगा लिए। अब जाहिर है कि एक बहुत संगठित गिरोह है जो इनको लाता है, इनके पेपर्स बनाता है, डेमोग्राफिक चेंज करने से या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके। इसमें सिर्फ यही बातें नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन भी इसमें है, चीप लेबर भी है, और इसके अलावा आप देखिए क्राइम एंड क्रिमिनलिटी भी है। आप दिल्ली में जब चलते हैं तो आपने हर चौराहे पे जब आपकी गाड़ी रुकती है रेड लाइट पे, तो वहां पर आपने देखा होगा ला करके कुछ खिलौने। अब क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस के जो है आपके फादर क्रिसमस, ये सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, इनको एक ट्रेड दिया गया है, ये एक आड़ भी है। तो इस मॉडल में इकोनॉमिक्स भी है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस भी हैं। तो इसको एक सोल्यूशन से नहीं है। आपने जो अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा, इनके एक बार वोटिंग राइट समाप्त कर दीजिए, इनकी नंबरिंग कर दीजिए, भले ही आपको इनके अंदर चिप डालनी पड़े, लेकिन सी टू दैट एवरी इलीगल माइग्रेंट इज आइडेंटिफाइड एंड हिज मूवमेंट इज ट्रैक्ड एंड ट्रेस्ड। दूसरी चीज, थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लीजिए। आपको पेपर्स किसने बना के दिए? 10,000 में पेपर सारे बन जाते हैं, और 10,000 का खर्चा और है कि आपको लाके लखनऊ में बसा दें और आपको रटे रटाए डायलॉग हिंदी में बता दें। आपको ये कह दें कि हम तो यहाँ कोलकाता के पास बाहर के रहने वाले हैं और हम यहाँ आए थे, आपको 5 डायलॉग रटा देंगे। और इसके अंदर आपको देखना होगा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मदरसे हैं, उनका क्या योगदान है इनको शेल्टरिंग में, इनके रिहेबिलिटेशन में इंडिया में। लेकिन दिस हैज टू बी एड्रेस्ड। आई होप आई एम रॉन्ग। फॉरसीबल फ्यूचर में आप इन करोड़ों लोगों को बांग्लादेश भेज पाए, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन
प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं समझता नहीं कि वो पॉसिबल, लेकिन जो पॉसिबल है और जीरो बजट पे हम कर सकते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति ले आई है। जो सर हो रहा है शायद उसका पहला चरण यही है कि इनके वोटिंग राइट्स खत्म कर दें। वोटिंग राइट्स के बाद इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दें, सिवाय जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड लेबर प्रोजेक्ट है उसके अलावा, और जो बेसिक हमारी मिनिमम वेजेस है उसके तक वेजेस दें, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से और ह्यूमन राइट्स को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वालों में से हैं। हम कोई नहीं करेंगे, मानवाधिकार का हनन नहीं करेंगे, लेकिन आपके हमारे भी मानवाधिकार हैं। हम नहीं चाहेंगे हमारे आपके परिवार के ऊपर भी इनका काला साया पड़े और इनकी बुरी नजर पड़े। तो इसके मद्देनजर आपको चाहिए वोटिंग राइट्स, राइट टू वर्क, और ये बिल्कुल खत्म कर दो। जो इनको लाए हैं पाल पोस के, यही इनको चार जूते मार के करने के बाद तुम्हारे लिए इररिलेवेंट हो गए हो और भागना शुरू भी कर दिया है। आपने देखा कि जहां जहां कायदे से ये हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो ये सब अपने इलाके और बस्तियां छोड़ के भाग रहे हैं। सर फिजिकली डिपोर्ट करना जैसे आप बोल रहे हैं, आई विल आल्सो बी वेरी हैप्पी, बट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना इजी प्रोजेक्ट नहीं है। बट स्क्वीजिंग आउट द रीजन टू बी इन इंडिया, जैसे वो अब पता है कि आपको 10 साल बाद भी पकड़े गए वापस भेज दिया जाएगा। यूएस का एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पे ट्रम्प सिर्फ बोल बोल के, कितनों को भेजा अलग बात है, बोल बोल के जो व्यक्ति आता है माइग्रेशन करता है वो कुछ खर्चा करता है। बांग्लादेश से अगर इंडिया पहुंच रहा है तो वो जो भी करप्शन कर रहा है, ब्राइब दे रहा है, जमीन बेच रहा है, अगर उसको लगे 5 साल बाद मुझे वापस भेज दिया जाएगा, तो वो इंसेंटिव टू कम तो हम कम से कम सख्ती करके खत्म कर सकते हैं। उससे भी काफी माइग्रेशन रुक जाता है, क्योंकि अगर लग रहा है कि इंडिया में बेटर लाइफ है, आप घर बेच के भी जाओगे। पता है 10 साल बाद मैं बेच के आया हूं, 10 साल बाद भी वापस भेज देंगे, पकड़ा गया तो उसी से रुक जाता है। दूसरा सर, ये जो जॉब्स कर रहे हैं या जो इनके कार्ड्स बना रहे हैं, मे बी वी नीड अ स्पेशल लॉ कि अगर आप किसी का डॉक्यूमेंटेशन फेक कर रहे हो तो दैट इज इन अ सेंस मच मोर सीरियस ऑफेंस देन अंडर द करंट क्रिमिनल लॉज, कि आप एक देश के लिए खतरा क्रिएट कर रहे हो। आई एम नॉट जनरली इन फेवर ऑफ सीरियस मोर एंड मोर थिंग्स बीइंग ब्रॉट इनटू टेररिज्म, नहीं तो फिर कल को कोर्ट डाइल्यूट कर देता है। उसको लगता है कि अभी हर चीज में इसमें जोड़ रहे हो, तो यू विल हैव जजमेंट्स व्हिच विल डाइल्यूट द टेरर लॉज। बट मे बी वी नीड टू हैव स्पेशल लॉज टू बुक पीपल जो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट यू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। एब्सोल्युटली, आपने देखा काउंटरफीट करेंसी जो है उसमें कितने स्ट्रिंजेंट और कितने डिटरेंट पनिशमेंट है। इसी तरह से मैं ये नहीं कहता हूं कि एंटी टर्मिनल है, लेकिन डिटरेंट लॉस तो हम ला सकते हैं, जैसे ड्रग्स में हमारे पास है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है। इसी तरीके से फेक आइडेंटिटी पेपर्स टू फैसिलिटेट इलीगल इमिग्रेशन, दैट शुड बी सच डिटरेंट पनिशमेंट कि दोबारा कोई आदमी दुस्साहस न करे सपने में भी कि वो किसी इलीगल माइग्रेंट्स को सुविधा प्रदान करेगा। और ये बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार का, इसके हजारों करोड़ का टर्नओवर इसका है। भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट राजतंत्र इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, और उसके ऊपर प्रहार, उसकी कमर तोड़ना आज हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जी ये 0.5 फ्रंट जो हमारा है, ये 0.5 फ्रंट का ये सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है। इसको डिमोलिश करना आवश्यक होगा। जी सर, थैंक यू सर फॉर कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स, एंड एज यूजुअल आपकी विजडम का हम सबने बेनिफिट लिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शरण जी, बहुत मजा आया, फिर दर्शन करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।